नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पुंडरी के अनाज मंडी में धन्यवाद जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। सीएम नायब सिंह सैनी ने धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं सीएम सैनी ने कहा कि अगले चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने के साथ ही नामो निशान तक नहीं रहेगा। कांग्रेस के पास न तो नीति है और न ही नियत। इस दौरान सीएम सैनी ने कैथल जिले से जुड़ी 3 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। अपने परिवार के लोगों के बीच में आप सबका आज धन्यवाद करने का अवसर मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि आज हमने पुंडरी के 15 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को आज उद्घाटन भी किया है, उनको यहां के लोगों को समर्पित किया है। मुझे ये भी खुशी है कि यहां पुंडरी की जो हमारी फिरनी है, भाइयों, वो देश विदेश में प्रसिद्ध है। हमारे हरियाणा की हर एक आइटम अपने अपने क्षेत्र की वो बड़ी फेमस है। भाई, हम पुंडरी में आते हैं तो पुंडरी की फिरनी ये देश विदेश में फेमस है। मेरे गोहाड़ा की जलेबी वो गोहाड़ा के अंदर वो प्रसिद्ध है। भाइयों, वो भी एक अलग हमारी स्वीट्स की डिश है। परंतु भाइयों, कुछ लोगों को मालूम नहीं है कि यहां पर क्या चीज प्रसिद्ध है, लोग किस चीज को लाइक करते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति के साथ ये जुड़ी हुई चीजें हैं। अगर मैं पुंडरी की भाइयों यहां पर फिरनी की बात करता हूं तो यह तीज के त्योहार के साथ ये जुड़ी हुई हमारी स्वीट डिश है, जो पूरे देश और प्रदेश के अंदर ये फेमस है। और गोहाड़ा की जलेबी तो भाइयों पूरे देश में, दुनिया में वहां की प्रसिद्ध है। परंतु मालूम नहीं है कुछ लोगों को। भाई, किसी ने गड्डी में डब्बा धर दिया, डब्बा धर दिया, रान हो गए। कहा भाई इतनी बड़ी जलेबी या देखी नहीं आज तक किसी ने। सबसे पहले अपनी दीदी को फोन कराया, कहा इतनी बड़ी जलेबी। हर मंच पर जाकर कहने लगा, कहा जी इसकी एक फैक्ट्री लगानी चाहिए, इसमें हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। भाइयों, ये विजन है, ये नीति है, ये नियत है उन लोगों की काम करने की। और मुझे तो हैरानी तब हुई, उसके दौर हमारे हरियाणा का नेता बैठा था, ज्यादा फैक्ट्री लगाने की बात कर रहा था, तो भाइयों खूब आनंद ले रहा था, हंस रहा था पूरा। इतना उसको भी मालूम नहीं है कि हमारा कल्चर, हमारे यहां के संस्कार वो किस प्रकार के हैं। और हमारे हरियाणा प्रदेश का अगर कोई छोटा भी कस्बा है, उस कस्बे की भी अपनी एक अलग से खान पान का वहां कल्चर है, जो वहां के उस क्षेत्र का एक प्रमुख आइटम है। भाइयों, हर जगह है। मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि यहां की इस रैली से प्रदेश में एक सकारात्मक संदेश यहां से जाएगा। इन आयोजनों का, चाहे कल मैं कालका में था और आज पुंडरी में हूं, इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं। यहां पर मैं पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश के लोगों का मैं धन्यवाद करने के लिए आज आया हूं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भाइयों नॉन स्टॉप हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा, तीसरी बार लगातार ऐतिहासिक जीत आपके बेटे भाई को, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को देने का काम ये हरियाणा के लोगों ने किया है। मैं आज जब अपने परिवार में आया हूं, भाइयों आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे हरियाणा प्रदेश को भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद
और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक जीत ये हरियाणा के अंदर दी है। एक ही लक्ष्य, एक ही मकसद, विकसित हरियाणा, विकसित भारत। और नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हमने विकसित भारत बनाना है, 2047 तक बनाना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज मैं पुंडरी में अपने घर के बीच में आया हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपका जो विजन है विकसित भारत का, हरियाणा उसमें पीछे नहीं रहेगा। आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हरियाणा भी मेरा विकसित हरियाणा बनेगा। और वही हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसदों और विधायकों का शिष्टमंडल खनौरी बॉर्डर पर किसानों से मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों की मांगों का समर्थन करती है। और वही हुड्डा ने और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। सांसद और कुछ विधायक हरियाणा जा रहे हैं कांग्रेस का वहां, तो उनको तो अनशन खत्म करने के लिए कहा जाएगा कि उनके हेल्थ को देखते हुए देखो, तो नहीं सरकार को कहेंगे उनकी बात मांगो, और उनकी जीवन जो है बहुमूल्य है हमारे लिए, किसानों के लिए, तो उनका समाधान निकालना चाहिए उनको। सर कल सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सरकार का इसमें पूरे मामले में रवैया कैसे रवैया, अब तो बातचीत करते समाधान का सुप्रीम कोर्ट हल कर सकता है। तो किसान बात करेंगे, चाहे किसान चले जाएंगे, लेकिन सरकार का काम है, सरकार को समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि ये मांग जो कोई नई नहीं है। एमएसपी की मांग की कानूनी गारंटी कोई नई नहीं है, आज से 2-3। हरियाणा कांग्रेस में संगठन बनाने की कवायद शुरू हो गई है। हरियाणा कांग्रेस में जिला प्रभारी की नियुक्ति हुई है। गुरुग्राम जिले के लिए सह प्रभारी की भी नियुक्ति की गई है, जहां पर वर्तमान और पूर्व विधायकों का जिला प्रभारी बनाया गया है। पूर्व विधायक बिशन लाल सैनी अंबाला की प्रभारी होंगे। पूर्व विधायक भीमसेन मेहता पानीपत और पूर्व विधायक नीरज शर्मा रेवाड़ी के प्रभारी होंगे। भिवानी में अपने विवाह उत्सव में दहेज जैसी बुराई का विरोध करने और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को लेकर अनूठी पहल करने वाले झज्जर निवासी दुल्हन और दूल्हे का परिवार भिवानी पहुंचा, जिनका भिवानी में पहुंचने पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृत सेवा समिति और सदाचारी शिक्षा समिति की तरफ से स्थानीय हनुमान ढाणे स्थित विवेकानंद हाई स्कूल के सभागार में सम्मान किया गया। मेरा भव्य स्वागत किया गया। दहेज के प्रति दोनों पक्षों ने जो संकल्प लिया था वो पूरा हुआ। 11 पौधे 1 रुपए में शादी हुई थी, जिसमें लगन का समारोह गोरे का पूरा इसी से सम्मानित किया गया। और प्रदूषण से प्राणियों को बचाने के लिए हमें जो हमारे आसपास जो भी खाली जगह होती है उसमें पौधे लगाए। आज जो यहाँ पर उस बेटी का सम्मान किया, उस दुल्हन का सम्मान किया, जिन्होंने एक अनूठी पहल को शुरू किया है कि 1 रुपया और 11 पौधे में जो शादी की थी। झज्जर और नारनौल में जो शादी हुई है, झज्जर से नारनौल गई थी बारात, तो उन्होंने 11 पौधों से शादी की है। एक अनूठी पहल से जो ये काम शुरू किया है, हमारी संस्था भी यही काम कर रही है और आज उनका भिवानी में भव्य स्वागत किया है, वो भी हमने 1 पौधे से। देखिए, हमारी जो नेता सुभाष चंद्र बोस युवा जागृति मंच एवं सदाचारी शिक्षण समिति की प्रेरणा से हमने ये एक अपने समाज को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि जो हमारी लड़कियां जो पैदा होते ही माँ बाप अपने ऊपर बोझ समझ जाता था, क्योंकि जो दहेज जैसी बीमारी है ये हमारे समाज में एक बहुत बुरी प्रथा चल रही थी। और इसको हमने कहीं न कहीं ये जो हमारा मंच और ये हमारी जो समिति है, इसका एक उद्देश्य है कि जो समाज में फैली हुई बुराइयां हैं इनको हम दूर करेंगे। वहीं तो शाम में एसपी नितेश अग्रवाल ने जनता के बीच जाकर जागरूक किया। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से ही नशे को खत्म किया जा सकता है। जनता पुलिस का सहयोग करे ताकि नशे को जड़ से खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि गांव में कोई व्यक्ति नशा करता है तो उसे पंचायती तौर पर प्यार से समझाइए ताकि वो मुख्य धारा में लौट आए। यदि कोई व्यक्ति तस्करी करता है तो ऐसे व्यक्ति की पुलिस को सूचना दे। इसी के साथ साथ उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि नशा मुक्ति के लिए आगे आए और एसपी ने चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए ठिकरी पहरा लगाने की भी अपील की है।
उसको एड्रेस करने के लिए हम लोग सभी यहाँ पे मिले। तो उसके साथ साथ हम और भी जो चीजें हैं पुलिस से संबंधित वो भी हम थोड़ा सा उसमें विचार विमर्श करेंगे। आपसे भी जानना चाहेंगे कि हम क्या हमारी कमियां हैं हम या उसको और किस प्रकार से और बेहतर कर सकते हैं। तो वो भी हम इस विषय के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा कि जो अभी हमारी सरकार है उसका भी पूरा जोर है नशे को रोकने के लिए, जिसमें कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, हमारे डीजीपी सर हैं, उनका भी स्पेशल फोकस रहा है कि हम नशे को कैसे खत्म करें। मेरे हिसाब से तो ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने उनके समर्थन में पूरे प्रदेश के केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। और इसी कड़ी में हिसार लोकल सब यूनिटों के कर्मचारियों ने स्थानीय अधीक्षक अभियंता दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम राजगढ़ रोड पर यूनिट प्रधान नंबर 1 सुरेश रोहिल्ला की अध्यक्षता में विरोध प्रदर्शन किया। मीटिंग का संचालन यूनिट नंबर 2 वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र बिश्नोई ने किया। राज्य कैशियर सुरेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने मुनाफे में चल रहे चंडीगढ़, लखनऊ, वाराणसी, आगरा बिजली निगम को बेचने के लिए तमाम बिजली संसाधनों को नाममात्र मूल्यों पर परिसंपत्ति को निर्णय कर लिया है, जिसका पूरे देश में बिजली कंपनियों और इंजीनियर विरोध कर रहे हैं। आज का प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ चंडीगढ़ यूटी प्रशासन बिजली प्रशासन को बेचने, लखनऊ यूपी प्रशासन द्वारा लखनऊ, आगरा और वाराणसी जो मुनाफे के उपक्रम हैं उनको बेचा जा रहा है चहेती कंपनियों को। उसको लेकर आज पूरे हरियाणा में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंडिया के आह्वान पर और इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंजीनियर के आह्वान पर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और खबर बड़ौदा से है, जहां पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग ने राजकीय प्राथमिक पाठशाला मांडवी केहर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सहायक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र अपनी स्वास्थ्य टीम के साथ आंगनबाड़ी केंद्र और गांव के राजकीय स्कूल में पहुंचे, जहां पर मुख्य अध्यापक राजेश कुमार की अध्यक्षता में डॉक्टर भूपेंद्र ने 37 बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की, जिसमें बच्चों का वजन, लंबाई, आंख, कान, दांत चेक किया गया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हर वर्ष आंगनबाड़ी और राजकीय स्कूलों में बच्चे के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। उन्होंने बताया कि उसके सभी चेकअप होने के बाद 14 बच्चों को दादरी के लिए रेफर किया गया है, क्योंकि उनमें प्राथमिक चेकअप में कमियां मिली है, जिनसे सभी चेकअप होने पर ही दवाई लेना पॉसिबल होगा। साथ ही बाकी बच्चों का स्वास्थ्य सही मिला है। इस वक्त मौजूद है हम बाड़ा खंड के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मांडी केहर में, और यहाँ बच्चों के स्वास्थ्य कैंप लगाया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर भूपेंद्र, और उन्हीं से हम अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या क्या चेकअप इन द्वारा किया जाता है। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। और इस प्रोग्राम को आपको मीडिया कवर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये राष्ट्रीय बाल विकास कार्यक्रम के तहत एक एनुअल कैंप आयोजित किया गया था, जिसके अंदर बच्चों के स्वास्थ्य जांच में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके विकास स्तर के उनको जांचा गया है, जिसमें उनकी आंखों की परीक्षा, उनके कान और उनके दांतों की परीक्षा की गई। साथ में उनका HB भी देखा गया, ताकि बच्चों में कोई खून की स्तर की कमी रही है या फिर नहीं रही है। दांतों में किसी प्रकार की डेंटल कैरीज वगैरह हैं वो देखी गई। जिनको भी बच्चों को आगे भेजने की आवश्यकता थी हायर सेंटर में, उनको भेजा गया। जिनको कोई डेवलपमेंट डिफेक्ट है, कोई जन्मजात ऐसा कोई विकार है, तो उसको भी हमने इवॉल्वेट किया गया। हालांकि यहाँ पे ऐसा कोई केस हमें मिला नहीं है। और जो भी बच्चे, तो डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि आपने लगभग 37-38 बच्चे यहाँ पर चेकअप किए, तो कितने बच्चों में आपको किस प्रकार की कमियां देखने को मिली है? यहाँ पर कुछ बच्चों में एनीमिया हमें मिला है और कुछ बच्चों में दांतों में दिक्कत हमें मिली है। और एक बच्ची को हमने सस्पेक्टेड केस में रखा है कि वो पीडियाट्रिक्स टीबी का केस हो सकती है, मतलब कि शुरुआती चरणों में उसको टीबी की पकड़ की गई है, क्योंकि बच्चों की गर्दन के ऊपर लिम्फ नोड्स का हमें इनलार्जमेंट मिला है। उसके लिए उसको CHC गोपी हमने बुलाया है, ताकि उस बच्चे का चेस्ट एक्सरे, स्पूटम सैंपल और उसकी जो खून की जांच होके उस बच्चे को कंफर्म किया जा सके। अगर उसके सामुदायिक स्तर पर कोई टीबी का कोई एक्टिव केस है, अगर वो कॉन्टेक्ट में है, तो उसका पूरा जो उसका चिकित्सीय परीक्षण होगा वहाँ पे CHC होगा। तो अंत में डॉक्टर साहब ये चाहेंगे अभिभावकों से आप और क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभिभावकों से हम यही कहना चाहेंगे कि बच्चों के खान पान
का वो पूरा ध्यान रखें। बच्चों के डेंटल स्वास्थ्य के लिए मतलब दांतों के लिए साफ सफाई, खाना खाते ही तुरंत बाद में उनको पूजा करने के लिए बोलें और सुबह उठते ही डेंटल प्रोसेसिंग के लिए हमें उनको हिदायत देना चाहेंगे। खान पान में वो हरी पत्तेदार सब्जियां दे सकते हैं और जो भी मौसमी फल हैं वो बच्चों को दें ताकि बच्चे स्वस्थ रहें और उनके सर्वांगीण विकास के लिए, मानसिक और स्वास्थ्य के लिए हम बच्चों को खेल कूद का बढ़ावा देने के लिए भी बच्चों के पेरेंट्स को बोलें। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र। विस्तृत जानकारी हमने प्राप्त की और किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्कूलों में जाकर के बच्चों का स्वास्थ्य चेकअप किया जाता है उनकी पूरी जानकारी दी। हर खबर हरियाणा से बालरा से विनोद कुमार। और जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, मौसम बदलाव के कारण पशु भी बीमार की चपेट में आने लगे हैं, जिससे दुधारू पशुओं की दुग्ध क्षमता घटने लगी है। ऐसे में सर्दी के मौसम में इंसानों के साथ साथ पशुओं को भी ठंड से बचाना बहुत जरूरी है। विशेषकर दुधारू व छोटे पशुओं को जो है ठंड से विशेष ध्यान रखना चाहिए। पशुओं को ठंड की मार से बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने पशुपालकों को आगाह किया है कि वे विशेष सावधानियां बरतकर अपने पशुओं को ठंड में बीमार होने से बचा सकते हैं। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर रविंद्र सहरावत ने बताया कि ठंड के मौसम में विशेष तौर पर छोटे पशु निमोनिया के शिकार हो जाते हैं तथा बड़े पशुओं में ठंड के लक्षण आने लगते हैं, जिसके चलते पशु के नाक से पानी गिरना शुरू हो जाता है। की तरह पशुओं में भी ठंड का प्रकोप दिखाई देने लगा है। पशुओं में दूध क्षमता में कमी आई है और जो छोटे कटड़े कटड़िया या दाने वाले पशु हैं वो ठंड के ज्यादा शिकार हो रहे हैं। हमें चाहिए कि छोटे कटड़े कटड़िया हैं उनको पूरा दूध पिलाएं और जो पशु बड़े हैं जिनमें निमोनिया जैसी समस्याएं आती हैं उनका भी विशेष ध्यान हमें रखना पड़ेगा। जो पशु बांधने की जगह है, फिलहाल कड़ाके की ठंड है और सर्दी बहुत तेज है। सर्दी में पशुओं को बचाने के लिए हमें सुबह शाम को जल्दी अंदर बांधना चाहिए और जो दरवाजा है उस पर पल्ली वगैरह लगा लेना चाहिए। हवा बंद हो जाए, हवा पास नहीं होनी चाहिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए ठंड का मौसम जैसे जैसे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वैसे वैसे अब पशु भी इस ठंड के प्रकोप को झेलते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में पशुपालन विभाग की तरफ से लगातार ये चेतावनी दी जा रही है कि जो भी पशुपालक है उनको अपने पशुओं का ध्यान बेहद ज्यादा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए ठंड का प्रकोप न सिर्फ इंसानों पर पड़ रहा है बल्कि अब जो है पशु पर भी इसकी मार पड़ती हुई नजर आ रही है, जिसके लिए पशु का देखभाल करना बेहद जरूरी है। और इसके लिए लगातार पशुपालन विभाग आगाह करते हुए नजर आ रहा है, जिसके लिए पशुओं को देखभाल के लिए बेहद जरूरी उचित निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पशुपालन विभाग की तरफ से लगातार ये आगाह किया जा रहा है कि आप अपने पशुओं का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि ठंड का प्रकोप जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही पशुओं के ऊपर जो है ठंड का मार पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब न सिर्फ इंसान बेहाल है बल्कि अब जानवर भी ठंड के मार से बेहाल होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से अब पशुपालन विभाग की तरफ से उचित दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि पशुओं का देखभाल करना बेहद जरूरी है और ऐसे में खास ख्याल के इंतजाम भी रखा जाए, जिससे कि इस ठंड के प्रकोप को जो है पशुओं पर ना पड़ पाए। और इसके लिए लगातार समझाइश दी जा रही है, पशुपालन विभाग की तरफ से जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रही है, क्योंकि देखिए लगातार जो ठंड है वो अब सभी को सताने लगी है, जिसका मार अब पशुओं पर भी पड़ना लाजमी है। और लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने समाधान शिविर में आम जन की समस्या सुनी और अधिकारियों को तत्परता से निवारण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समाधान शिविर में उपायुक्त शांतनु शर्मा ने एक एक कर नागरिकों की समस्याओं पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए और इसी के साथ साथ जिला स्तरीय समाधान शिविर में आई शिकायतों की अधिकांश का मौके पर ही निदान कर दिया गया और शेष पर नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं। और नारनौद एसडीएम कार्यालय के प्रांगण में किसानों ने सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल के समर्थन में और किसानों की मांगों को पूरा करवाने के लिए एक दिन का अनशन किया है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर किसान नेता फुलकुमार राव पेटवाड़ और सतवीर सिंह ने विस्तार से जानकारी दी है। ये पिछले किसान आंदोलन जो चला हुआ है 10 महीने से,
इस सरकार ने हरियाणा पंजाब के बॉर्डर को सील करके देश के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि वो जो लोग हैं या वो किसान हैं कि उस देश के नागरिक नहीं। उस 10 महीने के आंदोलन के दौरान कितनी बार सरकार ने लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे आंदोलन को दबाने के लिए असंवैधानिक तरीके से निहत्थे किसानों पर गोलियां बरसाने का काम किया। कितनी बार आंसू गैस के गोले छोड़े गए और कितनी बार किसानों को जख्मी किया गया। इसी आंदोलन के दौरान पिछले 26 नवंबर से एक 74 साल का वरिष्ठ नेता सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल, जो कि कैंसर का मरीज है, अपनी मांगों को लेके, इस देश के किसानों की मांगों को लेके अनशन पर बैठा हुआ। नालंदा क्षेत्र के किसान सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जो 24 दिन से अमन अनशन पर है, उसकी दिन प्रतिदिन तबीयत बिगड़ती जा रही है। उसके समर्थन में आज ये किसान आज सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज इस देश की ऐसी विडंबना है, देश की राजधानी में पहले कहते थे ट्रैक्टर लेके चलेंगे, फलाने जगह आगे, ये आगे, कभी हमें देश विरोधी बताया, खालिस्तानी बताया, पाकिस्तानी बताया। और जब हमने ये फैसला कर दिया किसान यूनियनों ने 101 आदमी पैदल जाएंगे, पैदल जाने पर भी हमारे देश की राजधानी में हमें प्रतिबंध है, तो ऐसा देश का। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी स्थित गांव कुनका के रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुस गया है। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के सहयोग से सफलतापूर्वक तेंदुए का रेस्क्यू कर लिया गया है। सरपंच जयबीर योगी ने तुरंत वाइल्ड लाइफ टीम, वन विभाग की टीम, पुलिस प्रशासन को सूचित कर मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और करीब 5 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सफलतापूर्वक बिना किसी जनहानि के तेंदुए का रेस्क्यू कर लिया गया। उसके बाद ग्रामीणों और रेस्क्यू टीमों ने राहत की सांस ली है। वहीं चरखी दादरी में एसपी अर्श वर्मा के मार्गदर्शन में पुलिस प्रशासन ने राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पूर्व विधायक सोमवीर सांगवान और नगर परिषद चेयरमैन बख्शीराम सैनी ने शिरकत की। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं पुलिस प्रशासन टीम ने लोगों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया और बताया कि साइबर अपराध से बचने के लिए क्या क्या सावधानी बरती जाए। इस मौके पर नगर परिषद चेयरमैन बख्शीराम सैनी ने कहा कि ये पुलिस प्रशासन की बहुत ही अच्छी पहल है, जो कि राहगीरी कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों को साइबर अपराध से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम प्रशासन के सहयोग से आयोजित किए जाएंगे ताकि लोगों को साइबर अपराध से बचाया जा सके। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि साइबर अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इसलिए सभी नागरिकों को साइबर अपराध से बचने के लिए जागरूक रखना चाहिए ताकि अपराध से बचा जा सके। पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रोग्राम किया गया, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। लोगों ने सही काम बताया, तो लोगों को समझाया जाएगा। बार बार लोगों को कम से कम हमारे पुलिस अफसर बता रहे थे 5 करोड़ की लगभग दादरी शहर में ठगी हुई है, इससे बचा जा सके। अगला प्रोग्राम राहगीरी का होगा तो ज्यादा लोगों शहर के लोग, जितने ज्यादा लोग, जितने मेरे मित्रगण हैं, जो भी साथीगण हैं, तो बाहर से जो भी सभी को बुलाया जाएगा। और आज हम बात कर रहे हैं करनाल के मछली पालक जय भगवान की, जिसने रोजगार के लिए छोटे स्तर से मछली पालन की शुरुआत की और आज 15 एकड़ में इस व्यवसाय में लाखों का मुनाफा हो रहा है। तो वही आपको बता दें, इसके लिए सरकार से अच्छी खासी सब्सिडी भी मिल रही है। दूसरे लोगों को मछली पालन करने को भी सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं, निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। और सर्दी के मौसम में नॉनवेज के शौकीनों में बढ़ती मछली की मांग से मछली पालकों की चांदी हो रही है। रेस्टोरेंट में मछली से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार में व्यंजन परोसे जा रहे हैं। इसके चलते बाजार में मछली की मांग भी बढ़ रही है और बढ़ती मांग में जो है मछली पालकों को लाखों का मुनाफा हो रहा है। मेरा एक मित्र था राणा जी, उन्होंने काम किया था पहले ये, तो उसी से मैंने आइडिया आया। तो अब मेरे पास मान लो 15 एकड़ में है मेरे पास ये मेरा फार्म। ठीक है जी, तो मेरे पे वैरायटियां हैं, गोल्डन है, मरक्की है, बिलियट है, कतला है, पंगास है। और अब का मैंने ये रूपचंद की मान लो रखी हुई है, पंकास का भी काम किया हुआ है। टोटल कितने एरिया में? ये 15 एकड़ में है जी मेरे पास फार्म। 15 एकड़ की। तो शुरुआत किस प्रकार की फोन आपने बनाए, किस तरह से उसकी तैयारी की है? पहले हमने ना जी पंचायती तालाब दिए हुए थे, मेरा दोस्त करता था, उसके बाद उनसे मिल रहा था काम। तो उसके बाद ही 15-16 साल हो गए अपने ये काम करते हैं। जैसे तालाब खुदाते हैं हम, जो 4-5 किले एकड़, उस पर 10-12 लाख का खर्चा, उस पर सब्सिडी 60% देते ही। और जैसे जाल पे उस पर 40%,
BC जैसे हर प्रकार नाम पे देती है। और जैसे खाद खुराक की अब नई आई स्कीम, उस पे भी दे रही है खुराक आप सब्सिडी। और जैसे सब्सिडी बच्चा लेते हैं छोटा जीरा या कोई सी फिंगर लैंड, उस पे भी सब 40% सब्सिडी देती है सरकार। और बेचने के लिए हमारे को यहाँ दिक्कत आती है, तो हर कहीं मंडी में जाना पड़ता है। जैसे दिल्ली लेके गए, अम्बाला, चंडीगढ़ लेके गए, लुधियाना ले गए, हमारे करना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।